हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि हम आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम पढ़ा रहे थे। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन और फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला और ये भी बताया था आपको स्केलर क्वांटिटी, और हमने ये भी बताया था कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा और किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो बच्चों, अब हम समझते हैं इस चैप्टर से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है गॉस थ्योरम। क्या नाम है? गॉस थ्योरम। तो सही बच्चे हेडिंग डाल देंगे और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए गॉस थ्योरम क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। आप नोट नहीं करेंगे उन पॉइंट को, लेकिन याद जरूर रखेंगे। देखिए पहला पॉइंट हम समझेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर क्या कहलाता है या क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए जैसे मान लो, जैसे कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, चारों तरफ से बंद है। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूंगा तो याद रखेंगे इस वाले फेस का एरिया वेक्टर, इसका ये जो हमें चमक रहा है, इस वाले फेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस टाइप से। ठीक, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर क्या होगा? इस बोर्ड का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, लंबवत बाहर की ओर। क्लियर? और इस बोर्ड का जो पिछला वाला सरफेस होगा उस तरफ होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा उधर की ओर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लियर है? अब जैसे हम छत का एरिया वेक्टर निकालने लगे तो छत का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड और ऊपर वाली छत का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लियर? अगर मुझे हथेली का एरिया वेक्टर निकालना है तो क्या आएगा? हथेली का एरिया वेक्टर क्या आएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और इधर का निकालना है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस टाइप से परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इसका एरिया वेक्टर इधर वाले फेस का परपेंडिकुलर आउटवर्ड। समझ में आ गया एरिया वेक्टर क्या है? और एरिया वेक्टर को डिनोट करते हैं हम, एरिया वेक्टर को डिनोट करते हैं हम ए वेक्टर से। ध्यान रखेंगे सभी। क्लियर? उसके बाद एक बात हमें यह पता चली है कि एरिया वेक्टर क्या होता। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि एक अगर हम क्या काम करें, एक सरफेस हम ड्रॉ करें जो है एक स्फेयर, तो याद रखो स्फेयर के किसी एक छोटे से पार्ट, यहां पे मान लो इसका सेंटर है, तो किसी स्फेयर के छोटे से पार्ट द्वारा, स्फेयर के एक छोटे से पार्ट द्वारा, मान लो एक छोटा सा पार्ट है, इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा, स्फेयर के छोटे से पार्ट द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको डिनोट तो करते हैं डी ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं? डी ओमेगा से। और इसका नाम है सॉलिड एंगल। क्या नाम है बच्चों? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? स्फेयर के किसी एक पार्ट, छोटे से पार्ट द्वारा उसके सेंटर पर जितना एंगल सबटेंडेड होता है, जितना एंगल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल बराबर इंटीग्रेशन डी ए cos थीटा अपॉन सॉलिड एंगल बराबर इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर
डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और याद रखेंगे किसी प्रॉपर स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल यानी इसकी वैल्यू, ये सॉलिड एंगल है, इसकी वैल्यू 4 पाई होती है। कितनी होती है? 4 पाई। वो कैसे पता चली? डी ए cos थीटा, इसको एरिया, पूरा एरिया का फैक्टर है, तो एरिया कितना होता है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर का, और नीचे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आया? 4 पाई। तो याद रखेंगे किसी स्फेयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई। तो अब यहाँ पे हमने दो चीज समझी है, एक सॉलिड एंगल और दूसरा क्या समझा? एरिया वेक्टर। तो अब जरा ध्यान से समझेंगे गॉस थ्योरम। अब जब जिसकी ये समझ में आएगा गॉस थ्योरम, उसकी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। क्लियर है? तो जरा ध्यान से समझेंगे सभी। देखिए भाई, गॉस थ्योरम है क्या? गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का एक डायरेक्ट मेथड है। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डायरेक्ट मेथड है। गॉस थ्योरम ये कहती है कि भाई किसी क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मुझे केवल इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, ना एरिया की। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं कि फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। वो गॉस थ्योरम कहती है कि मुझे केवल क्लोज्ड सरफेस, ये मत दो, मुझे केवल क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ हो, बस उसी की जरूरत है, और मैं फ्लक्स निकाल कर दिखा दूं। क्लियर? तो ध्यान सुनेंगे, गॉस थ्योरम क्या बताना चाहती है हमें? गॉस थ्योरम ये बताना चाहती है, मान लो अगर किसी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर 2 कूलाम, 3 कूलाम, -2 कूलाम, +4 कूलाम, -1 कूलाम, अगर ये चार्ज रखे हैं किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, तो इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो सबसे पहला काम ये होगा, अपने सारे जितने भी इसके अंदर चार्ज हैं, जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है, सबको जोड़ लो, सबका अलजेब्रिक सम कर लो। यानी कि 2 और 3 हो गए 5, 5 और 4, प्लस प्लस के जोड़ो पहले, तो 3, 5 और 5 और 4 9, 9 और माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस के 3 हो गए, तो प्लस के 9 में से माइनस के 3 आप घटाओगे तो बचेगा आपका कितना? प्लस का 6 कूलाम। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा इनसाइड वाला, क्यू इन वाला जो चार्ज आएगा, मतलब चार्ज अंदर वाला जो आएगा, उसकी वैल्यू आ गई आपकी प्लस के 6 कूलाम। कितनी आ गई स्टूडेंट? प्लस के 6 कूलाम। क्लियर? तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा आपका, वो हो जाएगा आपका 6, कितना चार्ज है? 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब गॉस थ्योरम ये कहती कि केवल चार्ज अंदर वाला देखो और डिवाइड में एप्सिलॉन लिख दो। क्या कहती है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? अंदर वाला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो फाई ई इक्वल कितना होगा कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम इसका क्यू इन, मतलब
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम मतलब मल्टीप्लाई किसका, अंदर वाले चार्ज का। तो किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लियर, समझ में आई सबको? तो इसकी जो इसमें हम गॉस थ्योरम में लिखेंगे तो हमें ये लिखना है क्या, according to Gauss theorem, according to Gauss theorem, the net electric flux passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge inside the closed surface। ये याद रखेंगे आप, क्या है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो इक्वल होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम किसके, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, मतलब उस चार्ज के जो कि क्लोज सरफेस के अंदर टोटल है। क्लियर, दैट इज, इसको हम फॉर्मूले बेस पे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये तो हो गया स्टेटमेंट इसका। और अगर हमें इसके साथ में दिखाना है क्यू इनसाइड क्या है, तो एक सरफेस बना दो, ये प्लस का Q1 प्लस का Q2 माइनस का Q3 प्लस का Q4 माइनस का Q5, वेयर Q इन बराबर क्या है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस के Q5, ये लिख देंगे। ये इतना हो गया स्टेटमेंट। जरा स्टेटमेंट नोट करो आप। अब इसको हम करेंगे प्रूफ। चलिए स्टेटमेंट नोट हो गया होगा आपका। अब इसको करते हैं हम बच्चों प्रूफ। अब आगे डाल देंगे प्रूफ। गॉस थ्योरम चल रही है अभी, इसका प्रूफ है। अब तो देखो प्रूफ में क्या काम करना, हमें एक क्लोज्ड सरफेस ले लेना। मान लो एक क्लोज्ड सरफेस हमने ले लिया, इसके अंदर कोई एक पॉइंट है O। क्या पॉइंट है O। अब मुझे इसका सॉलिड एंगल बनाना, मान लो तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ले लिया, ये
देखते रहेंगे सभी बालक। छोटा सा इसकी बाउंड्री पे मैंने एक एरिया एलिमेंट ले लिया, एरिया एलिमेंट का मतलब छोटा सा एरिया, ठीक। ये जो यहाँ पे सॉलिड एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल वो होगा आपका, ये होगा डी ओमेगा। कितना होगा बच्चों? डी ओमेगा। कितना होगा? डी ओमेगा। और इसकी यहां पे एक पॉइंट मान लिया मैंने पी। क्या पॉइंट मान लिया? पी पॉइंट मान लिया। अब एक बात बताओ, इस ये जो एरिया है, ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, इसका एरिया वेक्टर मैंने बताया था परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्लियर? इस टाइप से, इस टाइप से है, इस टाइप से, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो एरिया वेक्टर ये हो गया बच्चों इसका, एरिया वेक्टर ये हो गया। और इसका जो एरिया है वो है डीए। कितना है? डीए। छोटा सा एलिमेंट है तो डीए वेक्टर, क्लियर? अब मान लिया यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और इसकी इको पॉइंट से डिस्टेंस जो है आर है, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाती है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा। कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा। ये डी एरिया है तो ये हो गया डी ए वेक्टर, ठीक, क्लियर है? अब क्या काम करा हमने, इसमें लैंग्वेज लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। बच्चों क्लोज सरफेस को ही गॉसियन सरफेस बोलते हैं, इसका कोई अलग मतलब नहीं है, याद रखना। क्लोज गॉसियन सरफेस in which a point O where plus Q charge is placed as shown in the diagram। बस इतना लिख देना। Then from the figure net electric flux passing through the Gaussian surface। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कौन से फॉर्मूले? इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले यूज करने हैं हमें। फाई ई इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक, ई डी ए कॉस थीटा, क्लियर? और फाई ई इक्वल ई की वैल्यू देखो, ई की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर निकालनी है, ई की वैल्यू, तो प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई इक्वल होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। तो इस इंटीग्रेशन में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, ठीक। तो फाई ई इक्वल ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लिया, और चार्ज भी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, तो ये आया डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर? अब मैंने आपको एक बार ये बताया हुआ है, अभी पीछे बताया मैंने कि इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों 4 पाई। कितनी होती है? 4 पाई। ये क्या है? ये सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल। तो यहां पर रख देंगे हम
कितना आ जाएगा, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इतने की वैल्यू कितनी है 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और फाई ई इक्वल हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगी बच्चों। याद रखें यहाँ पर चार्ज अंदर वाला ही है ना, बाहर कितना चार्ज रखा उससे कोई मतलब नहीं होता हमें, ठीक। तो ये है गॉस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हम उसको समझाएंगे, 6 एप्लीकेशन है, मतलब 6 आर्टिकल है इससे रिलेटेड, उसको हम समझाएंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।